वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। यूनिक एग्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं कृषि जीव विज्ञान में चैप्टर नंबर 4 यानी इंसेक्ट कंट्रोल मेथड, यानी जो कीट होते हैं, कीटों के नियंत्रण करने की विधि का जो चैप्टर है, उसके जो बोर्ड में या अपन बोल सकते हैं कि जेट और आईसीआर में जो आने वाले जो छोटे क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है, वो किस तरह के आएंगे। तो चलो करते हैं अपन क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो है आज का जो सेशन है या वीडियो है, ये एग्जाम डोज की तरह कार्य करेगा ना, आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाली क्लास है ये, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसमें पहली बात तो थोड़ी सी ये आपको चर्चा कर दें कि चैप्टर का नाम है कीट नियंत्रण की विधियां। क्या है? कीट नियंत्रण की विधियां, ठीक है। कीट नियंत्रण की विधि यानी मेथड ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल, जिसमें वस्तुनिष्ठ जो पर्सन है वो 2 आएंगे, ठीक है। अति लघुरात्मक पर्सन 1 आएगा और लघुरात्मक पर्सन आएंगे 2। ऐसे करके कुल पर्सनों की संख्या तो होगी 5 और चैप्टर भी कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। सबसे पहले ये कहता है कीट के परिवर्धन के लिए अनुकूलम तापमान या अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए। तो कीट हैं वो ज्यादा जो ग्रोथ करते हैं, ज्यादा जो अपन बोल सकते हैं जो क्रियाएं करते हैं सर्वाधिक, वो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर करते हैं? 10 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करते हैं। यानी ग्रोथ, फसलों को नुकसान ज्यादा कौन से तापमान पर पहुंचाएंगे? 10 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान तक नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा क्या है? कीटग्रस्त अनाज को कितने डिग्री तापमान पर रखने पर, भंडारित करने पर वो कीट क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। अगर अपना जो अनाज है घर पर अनाज रखते हैं, अगर उस अनाज को 52 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखेंगे तो उसमें जो कीट होते हैं यानी खपरा भ्रंग जो होता है वो सब ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अगला क्या? निपलिंग एक वैज्ञानिक था जिसने 1937 में विकिरण ऊर्जा का सबसे पहले सफल उपयोग किस कीट नियंत्रण हेतु किया गया था? आप देखो, इसने क्या किया था कि किरणों के द्वारा, गामा किरणों के द्वारा कीटों का नियंत्रण किया था। और नियंत्रण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? निपलिंग था, ठीक है। और उस कीट का नाम क्या था? उस कीट का नाम था स्क्रूव्रग फ्लाई। स्क्रूव्रग फ्लाई, इस कीट का नियंत्रण किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखना, ये विकिरण ऊर्जा, और कौन सी? गामा विकिरण ऊर्जाओं के द्वारा। वो कहां पर? अमेरिका में, ठीक है। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अगला है अनाज में कितने प्रतिशत नमी होने पर कीटों का प्रकोप नहीं होता है? तो ध्यान रखना, अगर अनाज है उसको अपन क्या करेंगे? 10 से 12% नमी पर भंडारित करेंगे तो कीट क्या होंगे? जो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अनाज वालों को। अगर आपसे पूछे कि यहां अनाज है तो यहां आएगा जो दलहन, जो दलहन के जो फसलें होती हैं, अनाज होते हैं, उनको भंडारण करने के लिए नमी कितनी होनी चाहिए? तो ये तो आती है दानों वालों में, अनाज वालों में आती है, और ये आती है दलहन में। तो दलहन में कितना चाहिए? 8 से 10% नमी होने पर दलहन में जो कीट होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। वर्तमान में उच्च आवर्ती तरंगों का उपयोग करके या उपयोग कीट नियंत्रण हेतु कहां किया गया था? तो ध्यान रखना, कनाडा में। हाई डेंसिटी फ्रीक्वेंसी के द्वारा, यानी तेज ध्वनियों के द्वारा कीटों का नियंत्रण किया गया था, और वो नियंत्रण कहां पर किया गया था? कनाडा में किया गया था। अगला, फसलों को कूदने वाले कीटों से बचाने के लिए, यानी जो उछलने और कूदने वाले जो कीट होते हैं उनसे बचाने के लिए खेत के चारों ओर कितनी सेंटीमीटर की खाई खोदनी चाहिए? तो वो 30 गुणा 60 सेमी, ठीक है। यानी 30 से अपन बोल सकते हैं 30 से 60 सेमी वो चौड़ी होनी चाहिए, और 60 सेमी वो क्या होनी चाहिए? गहरी होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जैसे मान लो ये खेत है तो खेत के चारों ओर अपन खाई खोदेंगे तो कूदने वाला यूं कूदेगा तो कूदते उसके अंदर गिर जाएगा, खाई के अंदर। और खाई के अंदर अपन क्या करते हैं? पहले से ही मेलाथियोन का छिड़काव करके रखते हैं, तो वो कीट से होता है क्या हो जाएगा? नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला स्लाइड नंबर सेकंड में कह रहा है, कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले फसल चक्र किसको बोलते हैं? सिंपल सी बात है
कि एक निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित कुल की फसलों के बाद में दूसरे कुल की फसलों को बोना, यानी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित समय के लिए फसलों को अदल बदल कर बोना या एक कुल के बाद में दूसरी कुल की फसलों को बोना क्या कहलाता है, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है, वही अपना क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। अगला करें, सरसों व कपास की अगेती बुआई करने पर किस कीट का प्रकोप कम हो जाता है? तो आपको पता है सरसों में कौन लगता है, मोइला। कौन सा लगता है, मोइला। और कपास में कौन लगेगा, हरा तेला। तो अगर इनकी अगेती बुआई करेंगे तो एफिड और हरा तेला है, इनका प्रकोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला, फंदा फसल खेत के कितने प्रतिशत भाग पर लगाई जाती है? तो फंदा फसल 5% भाग पर लगाई जाती है। आपसे पूछ ले ट्रैप क्रॉप बोलते किसको हैं? तो ट्रैप क्रॉप कहते हैं कि मुख्य जो फसल होती है, ये अपना खेत है, इस खेत में अपन ने मुख्य फसल बो रखी है, मुख्य फसल बो रखी है, जैसे मान लो कोई भी भिंडी बो रखी है, ठीक है, ये मुख्य फसल है। और इस मुख्य फसल को बचाने के लिए अपन ने चारों ओर कोई दूसरी फसल बो रखी है, जैसे सनई बो दी, ठीक है। तो सनई मुख्य फसल की रक्षा करिए, तो इस सनई को अपन क्या बोलेंगे, ट्रैप क्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रैप क्रॉप, ठीक है। तो वो अपनी क्या होगी, 5% भाग पर क्या लगाई जाती है, ट्रैप क्रॉप लगाई जाती है। अगला कह रहा है, रासायनिक पदार्थों द्वारा कीटों को मारना, भगाना, समष्टि को कम करना, ये अपना क्या कहलाता है, रासायनिक नियंत्रण। आपसे पूछ सकता है कीट नियंत्रण की रासायनिक परिभाषा लिखिए, रासायनिक नियंत्रण की परिभाषा लिखिए कीटों की। तो बोलेंगे रासायनिक पदार्थों द्वारा कीटों को मारना, भगाना या समष्टि यानी उनके समूह में जो संख्या होती है उसको कम करना, रासायनिक नियंत्रण कहलाएगा। अगला कह रहा है, कीटनाशी किसके काम में आते हैं? तो कीटों को मारने में। बरूथीनाशी क्या करते हैं, बरूथियों को मारने में। सूत्रकर्मी, सूत्रकर्मियों को मारने में, सूत्रकर्मीनाशी। कृंतकनाशी, ये इंपॉर्टेंट है, कृंतकनाशी जो होता है ये किस काम आता है, चूहों को मारने के लिए। किसके लिए, चूहों को मारने के लिए कृंतकनाशी का प्रयोग करते हैं। और कवकनाशी हमेशा जो कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, उनको मारने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में स्लाइड में कह रहा है, मोलास्कनाशी किस काम में आते हैं? तो जो मोलास्कनाशी होते हैं वो क्या करते हैं, घोंघा और जो कंबू होता है उसको मारने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। शाकनाशी, शाकनाशी, शाकनाशी यानी शाक होते हैं पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को या शाक को या सब्जियों को, फसलों को, पौधों को नष्ट करने वाला क्या कहलाएगा, शाकनाशी या हर्बिसाइड। क्या कहलाएगा, हर्बिसाइड कहलाएगा। अगर गंधक का बेतौर, गंधक यानी सल्फर का बेतौर कीटनाशी ईसा में कितने वर्ष पहले उपयोग किया गया था? तो 100 वर्ष पहले इसका क्या किया गया था, उपयोग किया गया था कीटों को नष्ट करने के लिए। अगला, जीवाणुनाशी किस काम के, जीवाणु को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए। खरपतवारनाशी, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, ठीक है, वीडीसाइड बोलेंगे जिनको। आगे कह रहा है डीडीटी, डीडीटी की खोज कब की गई थी? तो डीडी की खोज लगभग 1939 में जर्मनी में की गई थी। डीडीटी एक क्या है, रसायन है जो कीटों को क्या करता हो, नष्ट करता हो। अगला, कीटनाशियों के 2 प्रसंस्करण, प्रसंस्करण नहीं आएगा यहां, सहरूपण आएगा। सहरूपण किसके रूप में उपलब्ध हैं? यानी कीटनाशियों के 2 सहरूपण किस किस रूप में? सहरूपण यानी कीटनाशियों की जो अवस्था होती है, जिस अवस्था में उनका प्रयोग किया जाता है वह उनका सहरूपण कहलाता है। आपसे पूछे कीट सहरूपण किसको बोलेंगे? तो अपन बोलेंगे कीटनाशी रसायनों की जो अवस्था होती है, ठोस, द्रव या गैस, वही उनका क्या कहलाते हैं, सहरूपण कहलाते हैं। तो ज्यादातर उपयोग में अपन लेते हैं ठोस और द्रव का। इसका करते हैं ठोस और द्रव का। अगला कह रहा है, कीटनाशियों की वाष्पशील अवस्था को क्या कहते हैं? तो कीटनाशियों की जो वाष्पशील जो अवस्था होती है वह अवस्था क्या कहलाती है, धूमक कहलाती है। किसी भी रासायन का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए या अपन कीटों को नष्ट करने के लिए वाष्प के रूप में उसका प्रयोग करते हैं तो वो हमेशा क्या कहलाता है, धूमक कहलाता है। क्या कहलाएगा, धूमक कहलाएगा। अगला, सस्पर्श विष कीटनाशी कीटों के किस अंग को प्रभावित करते हैं? सस्पर्श विष जो कीटनाशी होते हैं वो कीटों के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो वो प्रभावित करते हैं क्यूटिकल को। अब पहली बात तो सस्पर्श बोलते हैं किसको? सस्पर्श विष किसको बोलते हैं? सस्पर्श विष उसको बोला जाएगा भाई ऐसा विष जो कीटों की त्वचा के या बाहरी शरीर के संपर्क में आते ही कीटों में अपना प्रभाव दिखा देता है। यानी ये अपने पास में कोई कीट था, ठीक है,
ये कोई कीट था, और इस कीट का जो शरीर है वो जैसे ही किसी रसायन के संपर्क में आया और आते ही वो क्यूटिकल के पहुंचकर पूरे शरीर में फैल जाएगा और वो कीट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्या कहलाएगा, संस्पर्श विष कहलाता है। अगला कह रहा है कौन से कीटनाशी शरीर में प्रवेश कर जाने पर या करने पर जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, तो वो होता है तंत्रिका विष। तंत्रिका यानी शरीर में जाएंगे और अंदर के जो शरीर का तंत्रिका तंत्र होता है उसे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो क्या कहलाएंगे, तंत्रिका विष कहलाते हैं। ठीक है, आगे आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये यहां पे ध्यान रखना, क्यूटिकल नहीं आएगा, केवल धूमक आएगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगली स्लाइड में कह रहे हैं कि अकार्बनिक कीटनाशियों का उदाहरण लिखिए। आपसे सीधा वैसे या जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन उनमें पूछ सकता है कि निम्न में से अकार्बनिक यौगिक कौन है, तो ऑर्गेनिक फॉस्फेट और फास्फोरस यौगिक, इनको किसकी श्रेणी में रखा गया है, अकार्बनिक की श्रेणी में रखा गया है। अगला देखो क्या कह रहा है, निस्रोटॉक्सिन का व्यापारिक नाम क्या है। निस्रोटॉक्सिन किससे प्राप्त होता है, वो जस्ट आगे आने वाला है। देखो ये रहा निस्रोटॉक्सिन, इसका व्यापारिक नाम होता है पादन। क्या होता है निस्रोटॉक्सिन, ये कह रहा है कि समुद्र में पाए जाने वाले एनिलिड की दो प्रजातियां होती है, तो एक तो होती है लुम्ब्री फोनेरिस हेट्रोपोडा और एक होती है लुम्ब्री कोनेरिस बेवरी सीरा। क्या होती है, बेवरी सीरा। ये दो प्रजाति होती है। इन दो प्रजातियों के द्वारा कार्बनिक कीटनाशक प्राप्त किया जाता है और उस कार्बनिक कीटनाशक को अपन क्या बोलते हैं, नेरिस टॉक्सिन बोलते हैं। और जबकि ये मार्केट में किस नाम से प्राप्त होगा, अपने को पादन के नाम से उपयुक्त होता है, जिसका उपयोग अपन कीटों को मारने के लिए करते हैं। अगला कह रहा है वानस्पतिक कीटनाशी कौन सा है, तो वानस्पतिक कीटनाशी बोलते किसको है कि जो पेड़ पौधों से जो रसायन प्राप्त होता है और उसका उपयोग अपन कीटों को मारने के लिए करें, तो वो क्या कहलाएगा, वानस्पतिक कीटनाशी कहलाएगा। जैसे निकोटिन, अब निकोटिन किससे प्राप्त होता है, तंबाकू से। किससे प्राप्त होगा, तंबाकू से। पायरेथ्रियम, पायरेथ्रियम आपको किससे पता होगा, क्राइसैंथेमम स्पीसीज से, यानी अपन बोल सकते हैं जो गुलदाउदी होती है उससे प्राप्त होगा। और रेटेनॉन जो होता है ये अपना जो प्राप्त होता है कुसुम से प्राप्त होगा। ठीक है, उन पौधों से। तो देखो यह क्या कह रहा, क्राइसैंथेमम जो सिंद्रोफोलियम या क्राइसैंथेमम कॉक्सिनियम, ये दो प्रजाति हैं गुलदाउदी की। ये कह रहा है इन दोनों प्रजातियों के फूलों को पीसकर उनका रस निकालकर, ठीक है, कार्बनिक कीटनाशी प्राप्त किया जाता है और वो कार्बनिक कीटनाशी क्या कहलाएगा, पायरेथ्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पायरेथ्रम। इसके बारे में बहुत बार पूछा है, कैसा है, कार्बनिक। और वैसे देखे तो कैसा माना जाएगा, वानस्पतिक कीटनाशी, यानी पेड़ पौधे होते हैं उनसे प्राप्त होगा, तो क्या कहलाएगा, वानस्पतिक कीटनाशी कहलाएगा। अगला कह रहा है नीम का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो नीम का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है, अपना भारत माना जाता है। नीम का बोटनिक नाम क्या हो जाता है, एजाडी रेक्टा इंडिका। एजाडी रेक्टा इंडिका इसका क्या माना, बोटनिक नाम होता है। नीम का जो सक्रिय घटक होता है, यानी जो प्रभावी घटक होता है, वो घटक कौन सा होता है, जो कीटों को मारने में सहायक होता है, उसका नाम क्या है, एजाडी रेक्टा या एजाडी रेक्टिन के नाम से। किस नाम से होगा, एजाडी रेक्टिन के नाम से। अगला कह रहा है तेल किसका जटिल मिश्रण होता है, जो तेल होते हैं वो किसके जटिल मिश्रण होंगे, हाइड्रोकार्बनों के जटिल मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है कि जो तेल होते हैं वो किसका मिश्रण होगा, तो वो होंगे हाइड्रोकार्बन। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। आगे अगली स्लाइड है, उसमें कह रहा है क्लोरोनित हाइड्रोकार्बनों को क्या कहते हैं। क्लोरोनित हाइड्रोकार्बनों को क्या कहते हैं, तो उनको बोला जाता है ऑर्गेनो क्लोरीन यौगिक। ऑर्गेनो क्लोरीन यौगिक बोला जाता है। अगला कार्बेमेट यौगिक किसके व्युत्पन्न है, तो वो है कार्बनिक अम्लों के। किसके हैं, कार्बनिक अम्लों के। अगला आएगा क्लोरो निकोटिनिल कीटनाशी का संश्लेषण कब हुआ। ध्यान में रखना, क्लोरो निकोटिनिल कीटनाशी का जो श्लेषण है या जो है वो कब हुआ, तो 1985 में। कहां पर, जापान में। अगला आता है फिप्रोनिल कीटनाशी के गुणों का पता कब चला, तो उसमें फिप्रोनिल होता है, उसमें गुणों का पता कब चला, 1987 में चला। अगला सेकेरो पोलिस्पोरा स्पाइनोसा
किसकी प्रजाति से उत्पन्न होता है? तो यह होता है एक्टिनोमाइसीटीज से। किससे होता है? एक्टिनोमाइसीटीज प्रजाति से उत्पन्न होता है। अगला, वे रसायन जो पादप भक्षी भ्रूथियों को मारते हैं वो क्या कहलाएंगे? भ्रूथिनाशी। भ्रूथिनाशी में माइट्स आते हैं, यानी मकड़ियों को मारने वाले क्या कहलाएंगे? भ्रूथिनाशी कहलाएंगे। भ्रूथिनाशी के नियंत्रण के लिए गंधक का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो उसका प्रयोग कब शुरू हुआ? 1920 में। कब हुआ? 1920 में हुआ। चूहे में विष जो संकालुता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो वो होती है जिंक फास्फाइड के कारण। जिंक फास्फाइड के कारण। बंद करिए। कीटनाशकों के उपयोग के कितने दिन बाद में फल और सब्जियां व हरे जो चारे को काम में नहीं लेना चाहिए? तो लगभग 8 से 10 दिन तक अगर कीटनाशकों का प्रयोग किया है तो तब तक उनको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, इसके आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि जैव नियंत्रण का मूल सिद्धांत क्या है? तो जीवस्त भोजनम। मूल सिद्धांत क्या है? जीवस्त भोजनम। ठीक है। आगे करता है कि भारतीय मेना को लाल टीडी नियंत्रण के लिए मॉरिशस व अन्य हवाई द्वीपों पर कब भेजा गया? यानी भारत की जो टीडी थी उस टीडी का भारत की जो मेना थी उस मेना का दूसरे देशों में भेजा गया। किसके लिए? टीडी नियंत्रण के लिए। तो एक तो भेजा गया था मॉरिशस में और एक हवाई द्वीपों में। तो कब भेजा गया था? 1762 में भेजा गया था। यह जैविक नियंत्रण के अंतर्गत। अगला, जैविक नियंत्रण व जो व्यवस्थित जो कार्य है वो कब शुरू हुआ? यानी जैविक नियंत्रण का कार्य है वो कब से शुरू किया गया? तो वो गया था 1927 में। कहां से शुरू किया गया? इंग्लैंड से। कहां से शुरू हुआ? इंग्लैंड से शुरू हुआ। अगला कह रहा है जो फार्नहेम है, फार्नहेम हाउस प्रयोगशाला में एफिलिनस माली नामक परिजीव्याब को प्रयोगशाला में पालकर किसका नियंत्रण किया गया? यानी ये जो जो लिनस है माली नामक जो परजीव्याब है उसको प्रयोगशाला में पाया गया। किसके कीट के नियंत्रण के लिए? सेब के वुली एफिड कीट नियंत्रण हेतु। किसके लिए? सेब के वुली एफिड कीट नियंत्रण हेतु। अगला कह रहा है सर्वप्रथम किसने सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कीटों के नियंत्रण के लिए किया? यानी सबसे पहले जो सूक्ष्म जीव है, ठीक है, उनका प्रयोग कीटों के नियंत्रण के लिए किया। तो वो किसने किया? स्टेनहास ने। कब किया? 1949 में। कब किया? 1949 में। अगला, सभी परभक्षी कीट किस गण के अंतर्गत आते हैं? तो परभक्षी जो कीट होते हैं वो लगभग कोलियोपटेरा, डीपटेरा, यूरोपटेरा, हेमीपटेरा और ओडोनेटा इनके अंतर्गत आते हैं। अगला, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को क्या कहते हैं? तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हमेशा क्या कहलाएंगे? परपोसिया होस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोसिया होस्ट कहलाते हैं। सर्वप्रथम कार्बनिक कीटनाशकों की खोज कब हुई? तो 1945 में। कार्बनिक डीडी की खोज कब हुई थी? 1943 में। और अगर पूछे कार्बनिक कीटनाशकों की खोज तो 1945 में हुई। अगला कह रहा है कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग और इसके प्रभावी परिणाम कब मिले? तो इनके परिणाम ज्यादातर इनका जो दुष्प्रभाव है वो कब प्राप्त हुआ? 1966 के दशक तक। यानी 1960 का जो दशक था उसमें लोगों को यह पता चल गया था कि जो कीटों का जो रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं उससे मनुष्य पर और मृदाओं पर और वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि किसने समाकलित कीट नियंत्रण यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल आईपीसी, ध्यान रखना आईपीएम नहीं है आईपीसी है, नियंत्रण है यहाँ पे कंट्रोल। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किसने किया? बार्टलेट ने 1956 में। अगर पूछे सर्वप्रथम किसने नाशक कीट प्रबंधन शब्द का प्रयोग किया? तो नाशक कीट प्रबंधन कीट का प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया? गियर ने 1970 में। दोनों का ये नाशक कीट प्रबंधन का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम। अगर आईपीसी पूछे तो बार्टलेट आएगा और आईपीएम में पूछे तो कौन आएगा? गियर आएगा। अगला कह रहा है डॉक्टर रे एफ स्मिथ व डॉक्टर पेरी एडकिसन
को विश्व खाद्य परिपोषित कब प्रदान किया गया, यानी इनको विश्व जो खाद्य जो पुरस्कार है वो कब दिया गया, तो 1997 में दिया गया। ठीक है, खाद्य पुरस्कार। अगला कह रहा है नैपसेक। नैपसेक स्प्रेयर की जो टंकी का आकार होता है वो कैसा होता है, वो होता है चपटा। ये से देखो, ये आएगा चपटा सेम के बीज की तरह। कैसा, इस तरह से, मैं आपको बता दूं, इस तरह से चपटा सेम के बीज की तरह का आकार आता है। ठीक है, अगला कह रहा है नैपसेक जो स्प्रे जो टंकी होती है उसकी भराव क्षमता कितनी होती है, ये होती है 10 से लेकर 30 लीटर की, परंतु ज्यादातर मार्केट में मिलती है 16 लीटर की। कितनी लीटर की मिलती है, 16 लीटर की मिलती है। नैपसेक जो टंकी होती है या नैपसेक जो स्प्रेयर होता है, ऐसी टंकी, उसके कितने भाग होते हैं, तो एक तो होती है टंकी, 3 भाग होते हैं। एक तो होगी टंकी, ये होगी टंकी। एक होती है इसमें आगे फुहार करने के लिए नोजल, जिसको बोलते हैं नोजल। एक होता है पंप, जो क्या करता है, प्रेशर बनाने का काम करता है, तो ये हो गया क्या, पंप। तो टंकी, पंप और नोजल, ये टंकी, ये पंप और ये क्या हो गया, नोजल। 3 भाग होते हैं। अगला है जो नैपसेक स्प्रेयर की जो टंकी के पंप में बैरल में क्या लगा होता है, तो बैरल में लगा होता है विलोडक। विलोडक क्या होता है, यहां पे लगा होता है। ठीक है, यूं, जो क्या कर रहा है, प्रेशर बनाने का काम करता है। अगला हैंड रोटरी डस्टर का अन्य नाम क्या है, तो क्रैक डस्टर या पंखा वाला डस्टर। क्रैक डस्टर या पंखा वाला, यानी क्रैक शाफ्ट लगी होती है, इसमें गियर लगे होते हैं। ठीक है, जो एक संरचना से जुड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं क्रैक। पंखा वाला डस्टर, पंखा चलता है, जो क्या करता है, उसको डस्टर के रूप में बाहर फेंकने का काम करता है। अगला कह रहा है फल व सब्जियों को प्रतिशीतन तापमान पर रखने पर कीटों का नियंत्रण किया जाता है। तो अपन प्रतिशीतन होता है यानी कम से कम कितने ताप, चिलिंग टेम्परेचर, इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, चिलिंग टेम्परेचर। तो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखेंगे तो कीटों का प्रकोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या कीट उनको नुकसान ही नहीं पहुंचा पाते। अगला कह रहा है 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कितने फेरोमोन ट्रैप लगे होते हैं या लगाने चाहिए, तो 1 हेक्टेयर में जो फेरोमोन ट्रैप लगाए जाते हैं वो 5, कितने लगाए जाते हैं, 5 लगाए जाते हैं। लगभग 50 मीटर दूरी पर होते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो अगला आता है कि किसके कीट किसानों के मित्र कहते हैं, या किसको किसान का मित्र कीट कहा जाता है, तो अपन बोलेंगे परभक्षी और परजीव्याव कीटों को। परभक्षी और परजीव्याव जो कीट होते हैं वो किसान के मित्र कीट कहलाएंगे। गैसीय शक्ति चलित फुहारक या फुहारा का उदाहरण क्या है, हैंड एटोमाइजर। क्या होता है, हैंड एटोमाइजर कहलाता है। नैपसेक स्प्रेयर की भराव क्षमता, ये फिर से आ गया, 10 से 30 होती है, वैसे अनुमान कितने का, 16 लीटर का हो गया। प्रकाश पास का उपयोग किस कीट नियंत्रण हेतु या किस कीट के नियंत्रण में सहायक होता है, तो लगभग सभी कीट होते हैं उनके लिए होता है, परंतु अपनी जो किताब है उसमें एक ही चने का फली छेदक, जबकि होता सभी के लिए, दीमक के लिए भी होता है, कातरा के लिए भी होता है, तना छेदक के लिए होता है, बेर की फल मक्खी के लिए होता है। सभी का अपन प्रकाश पास के द्वारा क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। भुरकाव के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है, तो प्रातःकाली, यानी सुबह सुबह भुरकाव करने से क्या होता है, फसलों पर अच्छा प्रभाव दिखाता है, कीट जल्दी मरते हैं या जल्दी खत्म होते हैं। प्रकाश पास को खेतों में रात्रि के समय कब लगाना चाहिए, 7:30 से लेकर 10:30 बजे तक लगाना चाहिए। 7:30 से 10:30 के बीच में प्रकाश पास को लगाना चाहिए। दानेदार कीटनाशियों में विष की मात्रा कितनी होती है, तो 2 से 10% होती है। ठीक है, आगे कह रहा है पायसीकरण सांद्रों को पानी में घोले जाने पर बनने वाले दूध या घोल को क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। यानी अपन थोड़ा सा दूध, अपना जो पानी होता है, पानी में जैसे अपन कोई रसायन डालेंगे सफेद रंग का, तो पूरा पानी सफेद रंग का हो जाता है, तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे, पायस कहते हैं। क्या बोलते हैं, पायस कहते हैं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन क्वेश्चनों का। आगे हैं संभावित क्वेश्चन कौन कौन से इस चैप्टर से जिनके आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो पहला कीटों के भौतिक नियंत्रण की 2 विधियों के बारे में। भौतिक नियंत्रण की 2 विधि, या तो प्रकाश के बारे में लिख सकते हो आप, या फिर ध्वनि के बारे में लिख सकते हो, या फिर तापमान के बारे में लिख सकते हो, या फिर आर्द्रता के बारे में, जो आपको ठीक लगे उसमें से कोई एक लिख सकते हो। अगला कह रहा है यांत्रिक नियंत्रण की विधियों के बारे में, यंत्रों के द्वारा, जैसे अपन जो जाल होता है, हस्त जाल के द्वारा,
पट्टियां लगाकर कोई भी दो कर सकते हो। कर्षक नियंत्रण को परिभाषित कीजिए और इनकी विधियों के वर्णन। कर्षक नियंत्रण यानी कृषि में कुछ ऐसा क्रियाएं करेंगे जिनके द्वारा कीटों का नियंत्रण हो जाए, जैसे फसल चक्र अपनाना, फसलों के समय में जो बुआई का जो समय है उसमें अदल बदल कर बोना, हेर फेर करना, तो वो क्या हो जाएगा, कर्षक वाले। क्रिया विधि के आधार पर कीटनाशियों के वर्गीकरण। क्रिया विधि के आधार पर ये सही स्पर्श होते हैं, ठीक है, तंत्रिका वाले होते हैं, जठर वाले होते हैं, ठीक है। जठर यानी जो भोजन के द्वारा पेट में जाएंगे और पेट में जाकर अपना प्रभाव दिखाएंगे। सही स्पर्श यानी त्वचा के किसी भी शरीर के किसी भी भाग पर वो संपर्क में आएंगे और आते ही क्या हो जाए, कीट नष्ट हो जाए। अगला, कीटनाशियों के उपयोग के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई कीटनाशी का उपयोग करते समय अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जो कीटनाशी लेकर आए हैं वो अपन लाइसेंस वालों से लेकर आए हैं, ठीक है, उस पर लेबल लगा है कि नहीं लगा है, एक्सपायरी डेट तो नहीं है। लगान कीटनाशियों का प्रयोग करेंगे तो अपन मुंह के अपन मास्क लगाएंगे, हाथों में ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है। जो खाली जो बोतल है कीटनाशी की उसको गहरा दबा देंगे, जला देंगे, ठीक है। बच्चों को उससे दूर रखेंगे, पशुओं को इनसे दूर रखेंगे, ठीक है। ये सारे क्या है बातों का अपन क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। हमेशा शाम के समय या सुबह करेंगे। जब भी अपन छिड़काव करेंगे अपने साथ में एक व्यक्ति को रखेंगे, क्या पता बेहोश होकर पड़ गए तो कोई संभालने वाला भी चाहिए। अगला है जैव नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। जैव नियंत्रण यानी कीटों के द्वारा, वनस्पतिक भागों के द्वारा या वनस्पतियों के द्वारा कीटों को अपन क्या कर सके, बिना रसायनों के अपन कीटों का नियंत्रण करना। समाकलित कीट प्रबंधन किसे कहते हैं, इसके मुख्य उद्देश्य। पादप संरक्षण यंत्र का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। नैपसेक स्प्रेयर या हैंड रोटोवेटर जो होता है या हैंड रोटरी जो डस्टर होता है उसका नामांकित चित्रक। तो इस तरह के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। इस चैप्टर से शायद 1.5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो जो 1.5 नंबर के क्वेश्चन है इनसे आने वाले, इनसे बाहर कोई नहीं जाने वाला जहां तक मुझे पता है, ठीक है। तो ये आपकी जो क्लास है ये यहीं पूरी होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके ये समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ये क्लास आपके समझ में आई है तो आप अपने दोस्तों को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भी इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।